गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ के नियमों पे आधारित कुछ सर्किट सॉल्व किए थे और आपको भी असाइनमेंट के तौर पर एक असाइनमेंट दिया गया था जिसको आपने सॉल्व कर लिया होगा ऑप्सो। इस लेक्चर में हम कुछ और 2-4 डेफिनेशन पढ़ेंगे। उन डेफिनेशंस में देखो मूल रूप से कौन कौन से हैं। 2 नाम हैं। पहला तो है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। इसको सामान्यतः दूसरा नाम भी दिया जाता है निवेशी प्रतिबाधा। किसी सर्किट की प्रतिबाधा, ठीक है। ड्राइवन पॉइंट इंपीडेंस, और इनपुट इंपीडेंस। इनपुट इंपीडेंस इसके जैसा ही नाम एक और है प्रतिबाधा का, वो इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे अपन। कौन सी प्रतिबाधा? अंतरित प्रतिबाधा, याद रखना, वो पढ़ेंगे अपन। देखो जरा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा किसी सर्किट की कौन सी होती है। हम जैसे एक जनरल नेटवर्क लें, सपोज ये कोई नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। डायोड है, रजिस्टर है, कॉइल कुंडली है, कैपेसिटर है, इनमें से जुड़े रहते हैं अपने पास एलिमेंट्स, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स जुड़े रहते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इनका एक सिरा अपन इधर लेते हैं और दूसरा सिरा इस साइड कंसीडर करते हैं। इस साइड को हम निवेश कहते हैं। ये सिरा कौन सा कहलाता है? निवेशी। और इधर वाला जो भाग है वो कौन सा कहलाता है? निर्गम, आउटपुट। और ये कौन सा कहलाता है? इनपुट। 2 प्रभाग होते हैं इस नेटवर्क में, मूल रूप से देखा जाए तो 2 प्रभाग। एक प्रभाग क्या कहलाता है? निवेशी। दूसरा प्रभाग, दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? निर्गम कहलाता है। ये जो निवेशी वाला हिस्सा है, इसमें अगर अपने पास 2 टर्मिनल है, यहाँ पर है, और 2 टर्मिनल कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये 4 टर्मिनल नेटवर्क हो गया। कौन सा नेटवर्क हो गया? 4 टर्मिनल वाला नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल जिसको अपन कह सकते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। इनको सामान्यतः 1-1 कह सकते हैं, सेकेंड को 2-2 कह सकते हैं। 1-1 किसको डिनोट कर रहे हैं? इनपुट वाले प्रभाग को, और 2-2 किसको कर रहे हैं? आउटपुट वाले प्रभाग को। इसलिए इस नेटवर्क को कितने पोर्ट है इसमें? एक तो निवेशी हिस्सा, दूसरा कौन सा? निर्गम। इसलिए इसको 2 पोर्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 2 पोर्ट नेटवर्क। एक जिसमें 2 भाग, एक प्रभाग, एक पोर्ट कौन सा? इनपुट, दूसरा पोर्ट कौन सा? आउटपुट पोर्ट होता है। अंदर कुछ जुड़े हुई हैं चीजें, एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक है वो जुड़े हुए हैं। सपोज हम क्या करें, इस नेटवर्क को एक सिंपल सॉल्यूशन लेके देखें और उसके बाद में ये इंपीडेंस है वो डिफाइन करें। तो क्या करते हैं, ये जो इनपुट पोर्ट है इसका, इसमें सपोज अपन ने क्या किया, एक पावर सप्लाई सोर्स जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल कितना? सपोज E1 है। यानी इसके इनपुट टर्मिनल के बीच की वोल्टता कितनी है? E1। इधर करंट कितनी फ्लो होगी उसको मैं क्या कह देता हूं? I1 कह देता हूं, ठीक है। कि ये जो करंट फ्लो होगी ना, I1 होगी इधर इस दिशा में, इनपुट साइड से I1 करंट फ्लो होगी। ये जो आउटपुट नेटवर्क है, इसके टर्मिनल के बीच में सपोज मैं कोई इंपीडेंस जोड़ देता हूं ZL। इसको मैं लोड प्रतिबाधा कह देता हूं, लोड इंपीडेंस क्या कह देता हूं? लोड प्रतिबाधा, ZL। तो इस लोड प्रतिबाधा के टर्मिनल के बीच, ये जो आउटपुट टर्मिनल है, इनके बीच जो वोल्टेज होगी उसको मैं क्या कहूंगा? E2। और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? I2। ये आउटपुट करंट है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। और ये इनपुट करंट कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी? इनपुट वोल्टेज कहलाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इस प्रकार का एक सिंपल नेटवर्क अपने पास होता है, इसी का अपन एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब हम इनपुट में कुछ पावर सप्लाई सोर्स लगाते हैं, इस 2 पोर्ट नेटवर्क के एक पोर्ट में पावर सप्लाई सोर्स लगाते हैं, उसके कारण इनपुट करंट फ्लो होती है, सर्किट का बिहेवियर होता है, और वो जो आउटपुट है वहां पर अपन एक लोड लगा करके, आउटपुट जो पोर्ट है वहां लोड लगा करके, और ये देखते हैं कि इस सर्किट का नेचर कैसा है, यहाँ कितना वोल्टेज आता है, कितनी करंट यहाँ फ्लो होती है, ठीक है, और कितना यहाँ पर लोड बचा हुआ है, ठीक है, लोड वोल्टेज कितना प्राप्त होता है अपन को, नेटवर्क ने कैसा बिहेव किया। तो नेटवर्क का जो रेस्पॉन्स है वो अपन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, 2 पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस कहलाता है, सर्किट एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। इस एनालिसिस में अब देखो अपन क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, कौन सी प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ठीक है। तो क्या कहता हूं मैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन देंगे इसमें, कौन सी डेफिनेशन, कि इनपुट वोल्टेज निवेशी, देखो दूसरा नाम यहां है, देखना निवेशी प्रतिबाधा, तो काम में क्या आना है, निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा। तो मैं एक चीज कहता हूं कि किसी जाल में, चतुर टर्मिनल जाल कह सकते हो जिसको आप, जाल या 2 पोर्ट नेटवर्क, कोई सा भी, कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क लें, जाल में निवेशी वोल्टता, वोल्टता यानी जो सेल लगाया उसका विद्युत वाहक बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाती है। जबकि कहानी क्या याद रखनी है आपको, जबकि अगर इसमें और कोई बैटरी लगी है, इसके अलावा और कोई पावर सप्लाई सोर्स लगा, उसको हटा देना है। अगर बैटरी की फॉर्म में है, वोल्टता स्रोत की फॉर्म में, तो उसको हटाकर उसकी जो इंटरनल इंपेडेंस है उसको यहाँ पुट कर देना वहां पे उसकी जगह पर। और अगर आपके पास कोई करंट सोर्स वहां लगा हुआ है तो उसको क्या कर देना है, वहां से हटा देना है और ओपन कर देना है टर्मिनल, ठीक है। जबकि अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। अगर कोई धारा स्रोत है तो उसको क्या करते हैं, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से, वोल्टता या धारा स्रोत दोनों ही कंसीडर कर लेते हैं, वोल्टता या धारा स्रोतों, ठीक है। धारा स्रोत के इंटरनल इंपेडेंस अपन आइडल केस में इनफाइनाइट मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उसको हटा करके टर्मिनल ओपन रख देते हैं। स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा हो, इस कंडीशन में क्या होगा, E1 और I1 का जो अपने पास रेजिस्टेंस रेशियो होगा, सॉरी, वो क्या देगा आपको, ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस देगा। अगर अपन यूं कहें, सपोज इसमें ये जो नेटवर्क आपके पास है, इसमें एक से ज्यादा लूप है, क्या है, एक से ज्यादा लूप है, उस केस में किसी एक लूप में कोई पावर सप्लाई सोर्स अपन ने जोड़ दिया और कहना है कि उस सोर्स के लिए ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, नॉट। यदि किसी लूप में आंतरिक प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, लूप के लिए आंतरिक प्रतिबाधा
ज्ञात करनी हो तो क्या होगा, उस लूप में तो क्या होगा, सपोज किसी लूप, कोई सा भी लूप अपन ले लें, कोई सर्किट है उसमें जेवा लूप है, कौन सा लूप, जेथ लूप, IJ के, है ना, जेवा लूप है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अंतरित प्रतिबाधा जो होगी Z, और इसको यहां से मैं Z से दर्शाना चाहूं इनपुट, Z इनपुट या Z ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस क्या होगा, इस केस में, अपने ऊपर वाले केस में E1/I1, ठीक है, E1/I1। यहां क्या होगा, जेवे लूप के लिए देखना है, जेवे लूप के लिए इनपुट इंपेडेंस ऐसे डिनोट करेंगे, जे का मतलब जेथ लूप के लिए, इनका मतलब ये ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस या इनपुट इंपेडेंस, ये कितनी होगी, उस जेवे लूप में कितना वोल्टेज लगा है और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसका जो रेशियो होगा वो आपको क्या देगा, उस जेवे लूप के लिए ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस दे देगा। सपोज दूसरा लूप है ना, यहाँ सपोज दो लूप हैं, पहला लूप ये हो गया, उस लूप में E1 जुड़ा है, I1 करंट है, दूसरा लूप यहाँ पे उसमें कोई E2 वोल्टेज स्रोत जुड़ा है और उसमें, उस शाखा में, उस ब्रांच, उसके कारण ब्रांच में, उन ब्रांचों में धारा I2 फ्लो हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो दूसरा लूप है ना, उस दूसरे लूप में जो वोल्टेज स्रोत जुड़ा, उसके लिए ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस फाइंड आउट करो, है ना। हम एक सोच रहे हैं कि वो जो दूसरा लूप है और उसमें जो E2 सोर्स जुड़ा है, उसके कारण ये पूरा का पूरा सर्किट ड्राइव होता है, डोमिनेंट पार्ट वो रहता है, इसलिए अपन से वो पूछा जाए तो क्या करते हैं अपन, फिर वो वोल्टेज स्रोत और उसी लूप में उसके कारण बहने वाली धारा, उनका रेशियो। सेकंड है तो सपोज सेकंड लूप है, तो सेकंड लूप के लिए J2 क्या हो जाएगा, E2/I2, सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये वाली बात अपने पास होगी। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे अपन, बाकी शर्त वो यहां की यहां लगनी है, कौन सी, ये वाले नीचे वाली, जबकि अन्य सभी वोल्टेज या धारा स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, ये वाली बात है। नेक्स्ट देखो क्या था, नेक्स्ट जो अपने पास है वो है अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इंपेडेंस, ट्रांसफर इंपेडेंस क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, इसमें वही अपने पास सपोज 2 पोर्ट कोई नेटवर्क है ना, तो अपने पास सपोज कोई जाल है यहाँ पर, है ना, और मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताऊं, देखें कि यहाँ सपोज मेरे पास ये Z1 रेजिस्टेंस है, यहाँ अपने पास कोई पावर सप्लाई सोर्स जुड़ा प्लस माइनस ये E1, है ना, और यहाँ Z3 जुड़ा है, यहाँ Z2 जुड़ा है, यहाँ पावर सप्लाई सोर्स E2 जुड़ा है, और यहाँ क्या जुड़ा है, ZL जुड़ा, सब कुछ लोड टर्मिनल जुड़ा, यहाँ पर ये वाली कंडीशन अपने पास। ये पहला सर्किट लूप है, ठीक है, और ये दूसरा लूप है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है और इसमें कौन सी हो रही है, I1, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 और उसमें करंट फ्लो कौन सी हो रही है, I2, ठीक है। दो लूप अपने पास हो गए, पहला तो लूप ये और दूसरा लूप कौन सा, ये, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं इस प्रतिबाधा के लिए कि किसी एक लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा है और दूसरा लूप कोई आपके पास उसके संगत कोई दूसरा लूप है, तो उस दूसरे लूप में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पहले लूप के वोल्टेज स्रोत की वोल्टेज और दूसरे लूप की धारा का अनुपात उन दोनों लूपों में क्या कहलाती है, ट्रांसफर इंपेडेंस कहलाती है, ठीक है। कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए। तो अब अपन कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा, अगर इस लूप की वोल्टेज लें और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा अपने पास दोनों का रेशियो, E1 अपॉन I2 Z इंपेडेंस कहलाएगा। कौन सा, ट्रांसफर इंपेडेंस कहलाएगा। ठीक है, किन किन के बीच, 1 to 2, पहले की दूसरे की संगत प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा। अगर मैं उल्टा लूं इसका कि E2 अपने पास है, वोल्टेज सोर्स दूसरे में जुड़ा हुआ है और पहले में धारा फ्लो हो रही है I1, तो इसमें जो वोल्टेज सोर्स है यानी उसकी वोल्टता इस लूप की और इस लूप की करंट का अनुपात E2 अपॉन I1 का रेशियो होगा, वो क्या कहलाएगा अपने पास, ट्रांसफर इंपेडेंस। इसके लिए दोनों लूपों के लिए रिवर्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं, किसी जाल के I वे पास की वोल्टता EI, जिसको मैं कह सकता हूं, तथा J वे पास में प्रवाहित धारा कौन सी, IJ का अनुपात उन दोनों लूपों के मध्य 500 या लूपों जो भी है अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। इसको अपन जेड को कैसे लिखते हैं, जेड ट्रांसफर इंपेडेंस कहलाती है। ठीक है, ये अपने पास होता है। तो क्या कहते हैं अपन कि जेड ट्रांसफर, जेड अंतरित प्रतिबाधा किसकी वोल्टता, आई वे लूप की वोल्टता और जे वे लूप का धारा का मान क्या होगा, EI अपॉन IJ। ये ट्रांसफर इंपेडेंस होगी। या उल्टा लिखें इसमें, इसका उल्टा करें तो क्या होगा, और Z दूसरे लूप की पहले के सापेक्ष प्रतिबाधा, Z ट्रांसफर इंपेडेंस अंतरित प्रतिबाधा दूसरे की JV की IV के सापेक्ष, वो कितनी होगी, EJ अपॉन II। ठीक है, ये वाली। कई परिस्थितियों में देखो, ये प्रतिबाधाएं जो अपन जोड़ते हैं, ये अपन ने बताया था कि द्विपार्श्विक होती हैं अपने यहाँ पर, बाइलेटरल होती हैं, करंट इधर से फ्लो चाहे इधर से। सर्किट बैलेंसिंग की स्थिति में हो तो कई बार रेसिप्रोसिटी थ्योरम आगे पढ़ेंगे अपन, पारस्परिकता प्रमेय का कथन पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि इन परिस्थितियों में जब ये बाइलेटरल होती हैं और दोनों बैलेंसिंग की कंडीशन में होते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों ट्रांसफर इंपेडेंस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों ट्रांसफर इंपेडेंस ऐसे सर्किट वैसे सर्किट्स के लिए क्या होती है, बराबर होती हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल अपने पास नोटेशन था, रिप्रेजेंटेशन था दोनों प्रकार की प्रतिबाधाओं का। ठीक है, तो यहां से एक चीज और देख लो, यहां से क्या होगा इसका, मैं जेड ट्रांसफर देखूं कौन सा, 1 पहले जाल का दूसरे के सापेक्ष, पहले जाल की दूसरे के सापेक्ष, तो क्या होगा, E1 अपॉन I2। और अगर मैं इधर से देखना चाहूं तो क्या होगा, Z ट्रांसफर इंपेडेंस कौन से, दूसरे लूप की पहले के सापेक्ष, E2 अपॉन I1। इससे डिनोट करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत। ठीक है, ये वाली स्थिति है। कई बार सर्किट सॉल्व करते हैं तो देखो, एक दो फॉर्मूला भी काम में ले लेते हैं, किस टाइप से इनको किसी नेटवर्क को सॉल्व करते टाइम फाइंड आउट करते हैं, न्यूमेरिकल आ जाए मान लो एग्जाम में तो। देखो अपन क्या करते हैं, नॉट अगर किसी स्थिति में
ये जो अपने पास नेटवर्क दिया गया है, कोई जनरल नेटवर्क अपने पास हो, क्या हो, कोई जनरल नेटवर्क हो, सपोज जैसे अभी अपन ने बात की थी कि नेटवर्क अपने पास है, ठीक है, 2 टर्मिनल इनपुट में है और ये आउटपुट में भी 2 टर्मिनल है। यहां अपन ने कहा था 1 1 2 2, पहला पोर्ट उसके 2 टर्मिनल, दूसरा पोर्ट उसके 2 टर्मिनल। यहां वोल्टेज सोर्स जोड़ते हैं, सपोज ई जोड़ दिया मैंने इनके बीच, है ना, करंट फ्लो हो गई इनके कारण, इधर जो I1 ली थी अपन, E1 ले सकते हो आप इधर अपन ने बताया था कि यहां अपन ने लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया ZL, बहने वाली करंट I2 है और यहां इन दोनों के बीच वोल्टता E2 है, ठीक है। क्या होता है सिंपली, ऐसा कोई नेटवर्क होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लूप भी हो, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, नेटवर्क को सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए, और मैट्रिक्स फॉर्म में अगर सॉल्व करें तो और भी इजी तरीके से होता है, सॉल्व करने के लिए अपन मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, यानी इसके लिए किरचॉफ के नियम लगा करके अपन इक्वेशन लिखते हैं। क्या करते हैं, किरचॉफ के नियम लगाकर इक्वेशन लिखते हैं। तो आपको ध्यान होगा जैसे ऐसे इक्वेशन होता है I1R1 प्लस I1R2 प्लस I2R3 बराबर E, ऐसे इक्वेशन आता है ना, R की जगह मैं Z डिफाइन कर तो Z1 Z2 Z3 ऐसे आता है। दूसरा इक्वेशन सपोज I2R प्लस I3R1 बराबर 0, ऐसा इक्वेशन आता होगा ना। ऐसे में देखो या Z कहते हैं Z2, है ना, ऐसे IR या IZ और E में इक्वेशन आते हैं। तो ऐसा कोई इक्वेशन होता है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत सिंपल वे में लिख सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो एक तो अपने पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगी वोल्टता वाली E वाली, और दूसरी कॉलम मैट्रिक्स I वाली बनेगी, है ना। तो अपने पास 2 कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। पहली कॉलम मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, वोल्टता E की, इसकी मैट्रिक्स बनेगी, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, और दूसरी बनेगी रेजिस्टेंसेस की, यानी प्रतिबाधाओं की मैट्रिक्स Z, और उसके मल्टीपल में रहेगी I, धारा की मैट्रिक्स, है ना। जनरल फॉर्म क्या ले सकते हैं इसकी, और जनरल फॉर्म में अपन इसको क्या कह सकते हैं, E1 E2 E3 बराबर Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33 I1 I2 I3। जैसे I1 I2 या ये नॉन से ही बढ़ते जाएंगे या लूपों की संख्या बढ़ती जाएगी, ये भी एक्सटेंड होती जाएगी, ठीक है। ये वाली स्थिति अपनी पास होती है, ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहलाती है बीच वाली, ये Z मैट्रिक्स कहलाती है ना। ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स होती है Z, Z11 Z12 Z13 और Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33। इसको डेल्टा Z भी डिनोट करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं, डेल्टा Z भी डिनोट करते हैं। अब आपने 11th क्लास में जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़े थे उनमें देखा था, इसका कोफैक्टर पढ़े थे ना, इसके सहगुणनखंड जो सहगुणज जो फैक्टर था वो देखा था। इसमें किसी भी एक एलिमेंट की सहगुणज जो अपने पास डिटरमिनेंट है, सारणिक है, वो क्या आएगी देखो। जैसे Z11 की देखो मैं, तो Z11 के लिए क्या होगा कोफैक्टर इसको मैं डेल्टा 11 कह सकता हूँ। Z11 का जो कोफैक्टर होगा, सहगुणज होगा, सहगुणज मैट्रिक्स होगी, वो क्या होगी, जिसमें वो एलिमेंट लिया है आपने, जिसके संगत आपको देखना है सहगुणज, वो क्या होगा, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट। बाकी क्या बचा आपके पास, Z22 Z23 Z32 और Z33। दूसरे का लिखूं, सपोज Z12 का लिखूं, तो डेल्टा 12 क्या होगा, डेल्टा 12 का मतलब इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, तो Z21 Z23 Z21 Z23 Z31 Z33, ये होगा अपने पास। ये अपने पास सहगुणज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सारणिक आ जाते हैं अपने पास।
अगर इस प्रकार से आप डिफाइन करते हो, किसी दो या दो से ज्यादा लूप वाले जाल को मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाते हो, वोल्टता, प्रतिबाधा और धारा को, ठीक है, तो इस स्थिति में आपको अगर किसी लूप में क्या निकालनी हो, ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस निकालनी हो, यानी कौन सी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा जिसको आप कह रहे हो, है ना, वो अगर आपको निकालनी हो किसी जे वे लूप के लिए, कौन से लूप के लिए, आई जे के सपोज लूप है, तो किसी जे वे लूप के लिए निकालनी है, तो किसी जे वे लूप के लिए इस स्थिति में किसी जे वे लूप के लिए परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होगी, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा Z इनपुट इंपेडेंस, है ना, Z इनपुट किसके लिए, जे वे लूप के लिए, तो जे किसके लिए, जे वे लूप के लिए इनपुट इंपेडेंस तो कितनी होगी, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जे। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज 3 लूप हैं इस नेटवर्क में, उनके लिए अपन ने इक्वेशन लिख दिया, 3 प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं, 3 धाराएं हैं किसी नेटवर्क में, 2 या 3 जो भी लूप अपने पास है ना, जितनी भी धाराएं अपने पास हैं। तो सपोज जे का मतलब दो है, दूसरा लूप है, दूसरे लूप के लिए अपन को क्या ज्ञात करना, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, दूसरे लूप के लिए डेल्टा जे का मतलब 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 का मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट के संगत को फैक्टर, तब आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, Z11 Z13 Z23 और Z33। डेल्टा Z क्या है, ये वाला, इस सारणी का जो अपने पास ये दी गई है मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, वो डेल्टा Z आएगा, और उसमें किसका भाग लगा दो, डेल्टा जे का, इसके संगत जो को फैक्टर है उसका, ठीक है। अगर K सपोज 3 है तो 3 डेल्टा 3 इसके संगत, ये ऊपर वाला पार्ट बचा है, उसका भाग डायरेक्ट मान आ जाएगा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा का। बस करना क्या है, उन तीनों के लिए आप 3 समीकरण लिख के और आप बस एक मैट्रिक्स फॉर्म ले लो, समझ गए, वोल्टता और धारा और प्रतिबाधा के बीच, ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या रहेगा अपने पास, इसी प्रकार अगर अपन को अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करनी हो, अंतरित प्रतिबाधा का मतलब क्या हुआ, अपने पास जो लूप दिए गए हैं वो 2 दिए गए हैं, पहले लूप में वोल्टता स्रोत है, दूसरे में धारा स्रोत, धारा दी गई आपको, तो पहले और दूसरे लूप के संगत जो आपके पास से प्रतिबाधा होगी, कौन सी, अंतरित प्रतिबाधा। इसी प्रकार आई वे तथा, या अपन कहें जे वे तथा के वे लूप में के मध्य अंतरित प्रतिबाधा J2 के, ये ध्यान रखना, जेवे में वोल्टा सोर्स है और केवे में क्या है, धारा है, दोनों लूपों में ये संबंध लिया, तो जेड ट्रांसफर J2 के, इसमें क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जे के आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा, डेल्टा जे के इंटू -1 की पावर जे प्लस के, ये था, ये फॉर्मूला आएगा, समझ गए। तो इस फॉर्मूले से तो आप क्या कर सकते हो, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हो, और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या ज्ञात कर सकते हो, ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस ज्ञात कर सकते हो। सपोज पहले दूसरे और तीसरे लूप की बात करूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे टू
तीसरे लूप की बात करूं कि दूसरे और तीसरे लूप के बीच अंतरित प्रतिबाधा क्या होगी, तो जेड ट्रांसफर होगी दूसरे तीसरे के बीच डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा 2-3, और डेल्टा 2-3 कौन सा यहां पे, ये रहा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डेल्टा 2-3 क्या आएगा, Z11 Z12 Z31 Z32 ये आएगा इनटू -1 की पावर 2 + 3 5, -1 की पावर 5 माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 2-3। उल्टा देखना हो K2J कि केवे में वोल्टेज सोर्स और जेवे में क्या है, करंट फ्लो हो रही है, तो उसका उल्टा ले लो। ठीक है, इन दोनों का अपन वेरिफिकेशन करेंगे कल एक छोटा नेटवर्क लेकर के, है ना। उस नेटवर्क की सहायता से अपन क्या कर देंगे, इनका वेरिफिकेशन करेंगे कि वास्तव में दोनों फॉर्मूले ठीक भी है, या अपन जनरल वे में सॉल्व करें, पूरा सर्किट ही सॉल्व करें, फिर ही अपन निकालें मान, या अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूले भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।